आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, पूछा गया है पिपरीन ऑन हाइड्रोलिसिस बाय एल्कली गिव्स। तो क्षार द्वारा जल अपघटन पर पिपरीन देता है। हमारे पास ये 4 चॉइसेस दिए हुए हैं और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पिपरिक एसिड एंड पिपरिडीन। किस तरह से ये आंसर है आइए देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जो आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं नेट जेआरएफ के नज़रिए से भी और आरपीएससी के नज़रिए से भी, तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं अक्सर हम भूल जाते हैं, बहुत अच्छा हो अगर आप वीडियो को पॉज करते हुए लिखते हुए जाएं तो ज़्यादा देर तक याद रहेंगे आपको ये रिएक्शंस। और जब आप नोट्स बना रहे हों या प्रैक्टिस कर रहे हों उस वक्त आप अलग अलग टॉपिक्स में इन रिएक्शंस को लिखते चले जाएं। जैसे आज अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स कर रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स की हेडिंग डालें किसी एक पेपर में और उसके नीचे जो रिएक्शंस हैं उनको एक बार अपने हाथों से लिखें, तभी वो ज़्यादा देर तक और एग्जामिनेशन तक आपको क्लियर कट याद रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं पिपरीन का जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो हमें मिला पिपरीन और पिपरिक एसिड, और जिससे ये साबित होता है कि पिपरीन एक एमाइड है और वह पिपरिडीन और पिपरिक एसिड के बीच में इन दोनों के बीच में रिएक्शन से आप कह सकते हैं कि एमाइड इनके बीच में इमिडो बॉन्ड बना है। तो हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान जो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस तरह से हमें मिल रहा है पिपरिडीन और पिपरिक एसिड, जो इसके स्ट्रक्चर को, इसकी संरचना को कंफर्म करने में मददगार है। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, याद कर लेते हैं कि निकोटीन की संरचना किस तरह से है। आप देख सकते हैं कि निकोटीन जो है वो पिरिडीन पर तीसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बना हुआ एक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है। इतनी जानकारी आपके लिए इसलिए अच्छी है ताकि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आपके ध्यान में ये रहे। आप देख सकते हैं कि इसके एस और आर आइसोमर्स हैं और ये जो कार्बन स्टार से दिखाया है वो कायरल कार्बन है, क्योंकि उस पे जुड़े हुए ये 4 समूह एकदम एक दूसरे से अलग हैं। आइए देखते हैं निकोटीन से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोटीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स। ये 4 ऑप्शन है निकोटीन का क्रोमिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है निकोटिनिक एसिड। और क्यों है आइए देख लेते हैं। Oxidation of nicotine with chromic acid or nitric acid or potassium permanganate yields nicotinic acid। तो निकोटिनिक एसिड की संरचना या स्ट्रक्चर इस तरह से है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये है 3 पिरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ये दिखाता है कि निकोटीन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो पिरिडीन पर तीसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी हुई है। तो ये है निकोटिनिक एसिड की संरचना और यही हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल अगर विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल्स, खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है तो उसके लगभग 70 या उससे ज़्यादा 70 या उससे ज़्यादा प्रकार के ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीकरण उत्पाद प्राप्त किए गए हैं या आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इनमें से अधिकतर जो है वो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग, म्यूटाजेनिक यानी म्यूटेशन, या साइटोटॉक्सिक सेलुलर जो एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस होते हैं उसके लिए टॉक्सिक होते हैं। इस तरह से ये बड़े हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन के। और इतने सारे जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमें, ऑक्सीकृत उत्पाद हमें कोलेस्ट्रॉल से मिलते हैं, उनमें जो मुख्य है वो कोलेस्टेनोन होते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
के नज़रिए से। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्टेरॉल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स, तो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन पर इन चारों में से कौन सा बनाता है? हमने अभी देखा है कि कोलेस्टेनॉन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन से संबंधित एक इंफॉर्मेशन को हम जान लेते हैं। देखिए, इथाइल एसिटोएसिटेट जो कि एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ये जो CH2 है वो सक्रिय मिथिलिन समूह या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये आपको मालूम ही है। और इसका अगर फेनल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए किसी बेस की उपस्थिति में, तो फिर आप देख सकते हैं कि पहले कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर के द्वारा, जो कि फेनल हाइड्रोजीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर है। और उसके बाद यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, एलिमिनेट होता है, और C+N का निर्माण होता है। और फिर दोबारा सेकेंड टाइम जो है वह कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, जिससे साइक्लाइजेशन हुआ, चक्रीयकरण हुआ। और फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स और ग्रुप के निष्कासन एलिमिनेशन के वजह से इथेनॉल यहाँ पर निकल रहा है, जिसकी वजह से हमको ये जो पैराजोलोन उत्पाद है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव, वो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये एक फेमस रिएक्शन है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हेन एसिटोएसिटिक एस्टर रिएक्ट्स विथ फिनाइल हाइड्रोजीन इट फॉर्म्स। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि एसिटिक एस्टर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। हमने अभी देखा, ना तो इथाइल एसिटेट, ना तो 1,3-ब्यूटेन-डायोल, ना तो मेथिल यूरेसिल जो प्रोडक्ट है हमारा, ये फिनाइल पायरोजोलोन उत्पाद जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बारब्यूटिरिक एसिड सिंथेसिस से संबंधित है। मेलोनिक एस्टर का रिएक्शन अगर यूरिया के साथ करवाया जाए तो बारब्यूटिरिक एसिड सिंथेसाइज होता है या उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये एक फेमस नेम रिएक्शन है, फेमस सिंथेसिस है, इसलिए इसको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, मेलोनिक एस्टर रिएक्ट्स विथ यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 एंड इट गिव्स। ये 4 हमारे पास ऑप्शन हैं कि हमने अभी देखा कि इससे हमें बारब्यूटिरिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और किस तरह से वो हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि पर्किन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन किसे कहते हैं। और बहुत बेहतर हो यदि हम इस तरह के जो नेम रिएक्शंस हैं उनका एक कंपैरेटिव चार्ट बना के अपने पास रखा करें। यानी नेम रिएक्शन एक तरफ लिखें, पूरे जो पेज में कॉलम्स बना लें, पहला रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट अगर बेस है तो वो कौन सा है, और उसके बाद उत्पाद कौन सा है, ये सारे अगर हम लिख लें और यहाँ पर रिएक्शन का नेम लिखें और इस तरह से कॉलम बना लें। ख़ास तौर से अगर एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिकों के रिएक्शंस, जो कि कई बार स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो चार्ट बनाकर अगर आप इसको याद करते हैं तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ याद कर लेते हैं कि पर्किन रिएक्शन किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल इसमें किया गया है, और इसमें सबसे पहले जो है सिनामिक एसिड बनाने के लिए इसको यूज़ किया गया था, जो कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड है, और बेसिकली इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और पर्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड के बीच में किसी बेस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड, और आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड उत्पाद के रूप में मिला है पर्किन रिएक्शन में। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड रिएक्शन जो हमारी स्क्रीन पे है वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो है उसकी खासियत है अल्फा ब्रोमो एस्टर इसमें होता है, और साथ में इसकी रिएक्शन
अल्फा ब्रोमो एस्टर का रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एक इनर्ट सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और ईथर के उपस्थिति में, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो दिस इज एस्टर और ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा पे OH बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हमें उत्पाद के रूप में मिलता है। और ये है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जिसमें याद रखना है कि इसमें अल्फा हेलो एस्टर और जिंक इन्वॉल्व होते हैं। आइए याद कर लेते हैं क्लेजन रिएक्शन और क्लेजन कंडेंसेशन किन्हें कहते हैं। देखिए क्लेजन रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी C डबल बॉन्ड O, ये CHO है तो कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए ताकि सेल्फ कंडेंसेशन नहीं हो, तो ऐसे को कहते हैं क्लेजन रिएक्शन। और इसमें जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो एक एस्टर के साथ उसका रिएक्शन हुआ। और एस्टर कैसा होना चाहिए? जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। यहाँ पर एक्टिव मेथिल ग्रुप है, आप जैसा कि देख सकते हैं। एक्टिव इसलिए क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, जो कि एस्टर में C डबल बॉन्ड O होता है, आपको मालूम ही है। और C डबल बॉन्ड O के साथ जो पहला कार्बन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो H प्लस के रूप में आसानी से इसमें से बेस निकाल सकता है, और ये H प्लस के रूप में निकल सकता है, इसलिए इसको एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन वाला एस्टर का बेस के साथ के प्रेजेंस में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो ताकि सेल्फ कंडेंसेशन ना हो, और इस तरह से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिसको आप दोबारा याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए क्लेजन कंडेंसेशन में एक ही प्रकार के दो एस्टर मॉलिक्यूल या अलग अलग प्रकार के एस्टर मॉलिक्यूल के बीच में बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। और क्लेजन रिएक्शन और क्लेजन कंडेंसेशन इस मामले में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान खास तौर से ध्यान रहना चाहिए। क्लेजन कंडेंसेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एक बीटा कीटो एस्टर जो है वह उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं नोवेनाजल कंडेंसेशन के बारे में। हमें हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उनको याद कर लेते हैं। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन या संघनन होता है जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, लेकिन उनका जो संघनन होता है वो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, मिथिलीन यानी CH2 ग्रुप वाला जो कंपाउंड है, जो कि एक्टिव मिथिलीन एक्टिव हाइड्रोजन हो। ख़ास तौर से मेलोनिक एस्टर के प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन का जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस भी कैसा? एमोनिया या प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन हो, अगर वह बेस, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना, तो उसे कहते हैं हम नोवेनाजल कंडेंसेशन। तो उसका एक मॉडिफिकेशन भी है, डोबनर मॉडिफिकेशन। इन सब चीज़ों को आप एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी हम इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करते हैं। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पिपेरिडीन टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो हमारे पास यहाँ जो पॉइंटर है या क्लू है वो है पिपेरिडीन। पिपेरिडीन आपको मालूम है इस तरह का सेकेंडरी एमीन है, तो उसका मतलब और इन्होंने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोला हुआ है। ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो इन सब में से सिर्फ नोवेनाजल रिएक्शन में ही है, बाकी क्लेजन में नहीं है। मिथिलीन पिपेरिडीन बेस या सेकेंडरी अमीन बेस ना पर्किन में है ना कि रिफॉर्मेट्स्की में है। तो नोवेनाजल रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। So thank you for being with me and all the best for your exams.